हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में टॉपिक फार्मूला राइटिंग का। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोगों ने इससे पहले भी एक वीडियो करी हुई है जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि हम लोग अगर कंपाउंड का फॉर्मूला आपके पास गिवन है तो उसको नेम कैसे करेंगे। आज उसी का जस्ट रिवर्स कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं जहां पर आपको नेम पहले से ही गिवन होगा और हमें क्या करना है, हमें वहां पर फॉर्मूला बनाना है या फिर उसका फॉर्मूला लिखना है। देखो, इसके लिए जो आपको मेन चीज की जरूरत पड़ेगी वो रहेगी हमारे पास लिगेंड्स की। आपको लिगेंड्स का नॉलेज होना चाहिए, मींस लिगेंड्स के नाम पता होने चाहिए कि लिगेंड्स को हम लोग नेम कैसे करते थे। और उसके साथ साथ कुछ स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं जिनके बारे में आपको पता रहना चाहिए कि उनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रल है, और उसमें भी उनकी जो नेमिंग है वो किस तरीके से वेरी करती है। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है पहले वो जाकर के हमारे पास वो वीडियो देखें, क्योंकि लिगेंड्स की नेमिंग के बारे में मैंने आपको वहां पे समझा रखा है। तो आज हम लोग स्ट्रिक्टली बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला राइटिंग की, और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका पिछले वाले से पूरा पूरा कोरिलेट करेगा। तो इसलिए पहले आप वो वीडियो देखें और उसके बाद ही अपने पास जो फॉर्मूला राइटिंग है उसको शुरू करें। बाकी जहां जहां पर जो जो चीजें जरूरत पड़ती रहेगी वो मैं बताता रहूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं हमारे पास फॉर्मूला राइटिंग पे। जब भी आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन एंटिटी आ जाएगी और उसका आपको फॉर्मूला लिखना है तो देखो वहां पर कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं। इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पर जो भी फॉर्मूला राइटिंग कर रहे हैं वो आपके एनसीईआरटी के ऊपर स्ट्रिक्टली बेस्ड है। जैसे कि आपको एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, हम लोग भी उसी हिसाब से करेंगे। बिकॉज जैसे जैसे आप बुक्स पढ़ते जाओगे अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इसको फॉर्मूला उन्होंने लिखा हुआ होता है कंपाउंड का, तो उस वाली चीज को साइड रख करके किसी एक बुक को रेफरेंस मानना ही पड़ता है। और आपको भी पता है कि हमारे पास जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे जेई हो, नीट हो, या इवन अगर आप सीबीएसई बोर्ड में भी जाके बैठते हो तो वो आपके एनसीईआरटी को ही रेफरेंस मानते हैं। तो हम लोग भी एनसीईआरटी बुक के ही हिसाब से चलेंगे। तो इसलिए हो सकता है कि वेरिएशन आपको देखने को मिले जो बच्चे किसी दूसरी बुक्स को फॉलो करते हैं उसमें। चलो, लेकिन इस चीज को आप देखना जो चीज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले जिस भी स्पीशी को आपको नेम करना है, सबसे पहले तो आप ये कैटेगराइज करो कि जो स्पीशी है आपके उसमें कैटाइनिक पार्ट कौन सा और एनाइनिक पार्ट कौन सा है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं, जैसे मैं अगर सोडियम क्लोराइड लिखूं, जब हम लोग सोडियम क्लोराइड लिखते हैं तो सोडियम क्लोराइड लिखते ही आपके दिमाग में फॉर्मूला क्या आता है, NaCl। ठीक है, मतलब सोडियम पहले आएगा और क्लोरीन जो है वो मेरे पास बाद में आएगा। तो सोडियम पहले आ गया, क्लोराइड बाद में आ गया। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री का रूल कहता है कि पहले फॉर्मूले में कैटायन आना चाहिए और उसके बाद आपके फॉर्मूले में कौन आना चाहिए, एनायन आना चाहिए। वैसे नाम लिखते हुए भी होता है कि पहले कैटायन का नाम लिखते हैं और उसके बाद किसका नाम लिखते हैं, एनायन का। फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट जो है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स में किसको बंद करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको बंद करना है आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी को। ध्यान रहे, काउंटर आयन या तो इसके बाद लगा होगा स्क्वायर ब्रैकेट की या उससे पहले लगा होगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी की। तो वो किसमें बंद होनी चाहिए मेरे पास, वो बंद होनी चाहिए आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, जैसे अब मेरे पास ये है कंपाउंड K3PtCl6। अब इसमें ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी सिर्फ मेरे पास ये काउंट होगी जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है। बाकी ये जो बाहर लगा हुआ ये क्या हो गया, यहाँ पर लगा हुआ काउंटर आयन। तो काउंटर आयन की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी की। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जब आप फॉर्मूला लिखोगे वो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होनी चाहिए। बाकी देखेंगे काउंटर आयन कैसे लगाया जाता है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पर जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है या मैं कहूं प्रॉब्लम है, वो है ऑर्डर इनसाइड ब्रैकेट्स, और वो भी किसका, लिगेंड्स का। देखो, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला कि हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, उसमें क्या दे रखा है, उसमें बोल रखा है कि जो लिगेंड्स है आपके पास, लिगेंड्स में हमारे पास उसका चार्ज मैटर नहीं करेगा। मेरे को क्या देखना है, मेरे को लिगेंड्स का चार्ज नहीं देखना है, हमें लिगेंड्स का जब ऑर्डर लगाना है, अगर आपके फॉर्मूले में एक से ज्यादा तरीके की लिगेंड है तो हम लोग उसका देखो ऑर्डर कैसे लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर 3 लिगेंड लिखने जा रहा हूं, एक में लिख देता हूं NH3, एक में लिख देता हूं H2O, और एक में लिख देता हूं अपने पास NO2 नेगेटिव, मतलब ये आपके पास नाइट्राइट आयन हो गया। सोचो कि आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर या आपके फॉर्मूले में ये तीनों लिगेंड आनी चाहिए थी, क्योंकि नेम में तीनों दे रखी होंगी। तो आप लिगेंड को किस तरीके से लिखोगे, सबसे पहली चीज तो ये है कि ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम आता है, उसको हम साइड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेंट्रल मेटल एटम। अब इसके बाद लिगेंड्स जो लिखनी है, तो NH3, H2 और NO2 को क्या मैं किसी भी ऑर्डर में लिख दूं, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है कौन पहले लिखा है कौन बाद में। तो ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जो लिगेंड है, लिगेंड का ऑर्डर कैसे लगाते हैं, वो लगाते हैं इनके नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। ध्यान रहे, मैंने बोला है नाम के, ना कि इनके सिंबल के। सिंबल क्या है, जैसे अमोनिया के सिंबल में N आ रहा है, वाटर के सिंबल में H आ रहा है पहले, और नाइट्राइट के सिंबल में भी N आ रहा है पहले। कुछ कुछ बुक्स में सिंबल के हिसाब से दिया हुआ है, आपको वैसा नहीं करना है, आपको इनका नाम लिख के देना है। अगर मैं अमोनिया को देखूं तो अमोनिया को हम लोग लिखते हैं अमाइन, वाटर को लिखा जाता है एक्वा, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नाइट्राइटो है। ये अपने पास नाइट्राइटो लिगेंड है, और नाइट्राइटो में भी N है, क्योंकि मैंने पहले लिंकेज यहाँ पर N के थ्रू दिखाई हुई होगी।
ठीक है, चाहे नाइट्राइटो O हो चाहे नाइट्रेटो N हो, पर आएगा पहले N ही। आपको इसका नाम देखना है। अगर इनका नेम देखा जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे बढ़ोगे तो इधर भी A है और इधर भी A है, लेकिन A में भी यहाँ पर AM है और यहाँ पे AQ है। इसका मतलब सबसे पहले कौन आने चाहिए? सबसे पहले आनी चाहिए आपके पास अमोनिया लिगेंड, मतलब NH3। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर इनके नाम पे डिपेंड करता है, ना कि इनके सिंबल पर। फिर उसके बाद आ जाते हैं नाइट्राइटो पर। नाइट्राइटो का फिर कौन आएगा? N। मतलब पहले होगा अमोनिया, फिर लिखी जाएगी अपने पास वाटर, और तीसरे नंबर पे कौन सी लिखी जाएगी? नाइट्राइटो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिगेंड्स को मैनेज करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये रहती है कि जैसे वाटर था, अब वाटर को W के हिसाब से ट्रीट नहीं करना। वाटर को कैसे ट्रीट करना है आपको? एक्वा, क्योंकि लिगेंड नेम का हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे, ना कि इनके जनरल नेम का। वैसे तो H2O को वाटर बोला जाता है, बट जब वो लिगेंड टाइप में आती है तो लिगेंड में उसका नाम एक्वा होता है, तो मैं यूज भी एक्वा को ही करूंगा, वाटर को यूज नहीं करूंगा। क्योंकि वाटर यूज करता तो W हो जाता, तो फिर तो सबसे आखिरी में आता। अगला आ जाते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स पर। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को कैसे नेम करना है, कैसे अरेंज करना है? देखो, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स का मतलब है जिनकी डेंसिटी 1 से ज्यादा है। जैसे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है मेरे पास? यहाँ पर इथिलीन डायमाइन या इथेन 1,2 डायमाइन। तो इथेन 1,2 डायमाइन का आपको भी पता होगा कि उसको कैसे लिखते हैं हम लोग? उसको हम लोग लिखते हैं EN। ठीक है, किसको लिखते हैं हम लोग? EN, इथेन 1,2 डायमाइन को। ठीक है, इसको सिर्फ क्या लिख के छोड़ दिया जाता है? EN। तो इसका भी जो ये अपने पास एब्रिवेटेड फॉर्म है, एब्रिवेटेड फॉर्म में भी अगर देखें तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है? यहाँ पर पहले आ रही है अपने पास E। तो इस E के हिसाब से हम लोग इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे। आई बात समझ में? तो जो आपके पास पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है, तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को अगर एब्रिवेट किया जा रहा है तो एब्रिवेशन के समय क्या करेंगे? उसका पहला लेटर देखा जाएगा हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, अगर वो एब्रिवेटेड आती है तो। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपकी लिगेंड पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स मतलब जिसके पास एक से ज्यादा तरीके के एटम है। जैसे आप NH3 देखो, H2O देखो, NO2 देखो, ये सारी पॉलीएटॉमिक है। ठीक है, अब Cl2 आ गया, कहीं पे Br2 आ गया, ये अपने पास पॉलीएटॉमिक नहीं है। ये कैसी है? ये मोनोएटॉमिक है। क्यों है मोनोएटॉमिक? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार का एलिमेंट आपके पास यूज हो रखा है, एक ही तरीके का। जैसे क्लोराइडो है, ब्रोमाइडो है। बट अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स आ जाते हैं जहां पर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा तरीके के डिफरेंट एटम्स लगे हुए होंगे, जैसे अमोनिया, एक्वा, नाइट्राइटो, तो उसको किसके अंदर बंद किया जाएगा? उसको बंद किया जाएगा पैरेंथेसिस के अंदर। तो पैरेंथेसिस के अंदर बंद करना है। उसके बाद है कि जब भी आप फॉर्मूला लिखो तो ध्यान रहे कि जो आयनिक स्पीशीज है, आयनिक स्पीशीज में हम लोगों को गैप नहीं देना है। ठीक है, फॉर्मूले में हमारे कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं लिगेंड की एब्रिवेशन पर। तो लिगेंड की एब्रिवेशन में आपको ध्यान रखना है कि नाम की शुरुआत कैसे करेंगे? हमेशा जो लोअर केस में लिखा हुआ है और उस पर जब पैरेंथेसिस लगाएंगे, जैसे आपको पता है कि पायराडीन होता है, तो पायराडीन को कोई भी कैपिटल P स्मॉल y ना लिखे। उसको कैसे लिखे? उसको स्मॉल p स्मॉल y ही लिखे। और वैसे इथेन 1,2 डायमाइन को कोई EN ना लिखे, कैपिटल E स्मॉल n नहीं, कैपिटल P कैपिटल E दोनों यूज नहीं किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? स्मॉल p यूज किया जाएगा और उसके साथ साथ स्मॉल e यूज करेंगे। तो पैरेंथेसिस में एनक्लोज करने से पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे पास लोअर केस यूज होना चाहिए एब्रिवेशन में भी, अपर केस कोई नहीं लगाएगा। ठीक है, अपर केस अगर आप लगा देते हो तो वो गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात होती है कि इसका जो क्वेश्चन आता भी है तो 1 नंबर का ही क्वेश्चन होता है। अब आपको मिलेगा तो 1 नंबर मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा टीचर की तरफ से। तो इसलिए नेमिंग को बहुत ध्यान से हमें करना होता है। नेमिंग में आप गलती कोई नहीं कर सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में हम लोग यहाँ पर चार्ज की बैलेंसिंग करेंगे। चार्ज की बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आपको अभी इसका नाम दे रखा होगा तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर भी दिया होगा सेंट्रल मेटल एटम का। तो मैं देखूंगा कि कहीं मेरी जो स्पीशी है उस पर कोई चार्ज तो नहीं आ रहा है, कहीं पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे? उसकी जो सबस्क्रिप्ट होती है, उसकी सबस्क्रिप्ट में उस चार्ज को इस तरीके से डिनोट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद। ठीक है, मतलब फॉर्मूले में तो आपको पता ही होगा कि जो चार्ज होता है, चार्ज को दिखाना जरूरी होता है, नहीं तो आपका जो कंपाउंड है वो जरूरी नहीं हमेशा न्यूट्रल हो। वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, कैटायनिक स्फीयर भी हो सकता है और एनायनिक स्फीयर भी हो सकता है हमारे पास। तो ये तो रहते हैं आपके पास रूल्स। लेकिन रूल्स पढ़ करके तो कोई भी चीज समझ आती नहीं है। समझ कब आएगा? जब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो फटाफट से अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले आप लोग रूल्स को यहाँ पर नोट कर लो, ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, आपको यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें नेम जो दे रखा है उससे नेम से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनाया जाएगा। अगर आप ध्यान दोगे तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम के नाम के सामने कहीं 8 तो नहीं लगा हुआ। अगर 8 लगा हुआ होगा तो हमें पता चल जाएगा कि स्फीयर कैसा था आपके पास, एनायनिक था। तो इसमें 8 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे सिर्फ कोबाल्ट है, मतलब आपका स्फीयर कैटायनिक है। और सेंट्रल मेटल एटम के बाद भी इन्होंने कोई नाम लिख रखा है क्लोराइड, मतलब यहाँ काउंटर आयन भी है। देखो,
आप सबसे पहले तो स्फेयर के अंदर क्या बनाओगे, मुझे भी पता है कि स्फेयर के अंदर सबसे पहले आता है सेंट्रल मेटल एटम, तो मैं कोबाल्ट बना करके छोड़ देता हूं। कोबाल्ट के साथ अब लिगेंड देखते हैं कौन कौन सी लगी है। एक लगी है अमाइन, फिर लगी है एक्वा, और उसके बाद कौन सी लगी हुई है, क्लोराइडो। ठीक है, अमाइन, एक्वा, क्लोराइडो। अब इनके नाम के हिसाब से जाएंगे तो अपने पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे नंबर 1 पे कौन आना चाहिए, अमाइन, नंबर 2 पे कौन आनी चाहिए, एक्वा, और नंबर 3 पे कौन आनी चाहिए, क्लोराइडो। तो इस बार तो जैसा इनका नेम लिखा हुआ है अपने पास फॉर्मूले में भी ये वैसे ही आने वाले हैं, लेकिन जो आपके पास अमाइन है वो टोटल कितने हैं, टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है 4, तो NH3 को हम लोग क्या करेंगे, पहले पैरेंथेसिस में बंद करेंगे, क्योंकि अपने पास ये क्या है, अपने पास ये एक पॉलीएटॉमिक लिगेंड है, और अगर पॉलीएटॉमिक लिगेंड है तो पैरेंथेसिस यूज करते थे। एक्वा जो कि वाटर है, वाटर को भी हम लोग पैरेंथेसिस में बंद करेंगे, क्योंकि ये भी एक पॉलीएटॉमिक लिगेंड हो गया, और एक ही लगा हुआ है ये। क्लोराइडो भी एक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर Cl लिख करके छोड़ दूंगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी को बंद कर देंगे। क्यों कोऑर्डिनेशन एंटिटी को बंद कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो लास्ट में क्लोराइड लिखा हुआ है वो लिगेंड नहीं है, सेंट्रल मेटल एटम के बाद लिखा जा रहा है। सेंट्रल मेटल एटम के बाद लिखा है, तो इसका मतलब आपका काउंटर आयन, और बाहर में Cl लिख के छोड़ दूंगा। क्या मेरे पास क्वेश्चन पूरा हो गया? नहीं। अगर आपको लग रहा है पूरा हो गया है तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी एक चीज यहां पर बची हुई है, और वो है कि ये जो क्लोराइड है ये 2 है, 3 है, क्या पता एक ही हो। ये हमें कैसे पता चलेगा? अभी भी आप लोगों ने क्या नहीं निकाला है, अभी भी आप लोगों ने इस स्फीयर पे चार्ज नहीं निकाला है। अभी हमने देखा ही नहीं है चार्ज कितना बन रहा है स्फीयर पे, तो चार्ज निकालना नहीं भूलना है। उसके लिए क्या करना है, आप सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आप उसको उठाओ। सेंट्रल मेटल एटम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं देखूं तो वो 3 दे रखी है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखो इस पे +3 का चार्ज है, सारे चार्ज जोड़ दो, स्फीयर पे देखो कितना चार्ज बनता है। ठीक है, उल्टा कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे उसमें इसको x लेते थे, आज x पहले ही गिवन है मेरे को। ठीक है, तो अमोनिया पे कितना चार्ज होता है, 0, वाटर पे कितना चार्ज होता है, 0, और क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है, -1। 3 - 1 कितना आ गया आपके पास, 2। इसका मतलब है कि आपका जो स्फीयर है, आपके स्फीयर पे कितना चार्ज बन रहा है, आपके स्फीयर पे चार्ज बन रहा है +2। ठीक है, स्फीयर पे कितना चार्ज बन गया मेरे पास, +2, और क्लोराइड पे आपको भी पता होगा कि जो क्लोराइड है वो कितना चार्ज रखता है, -1 का चार्ज रखता है। अब केमिस्ट्री में जब फॉर्मूले बनाए जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते थे, या चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 तो किसको मिल जाएगा, स्फीयर को, और ये 2 किसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, Cl को। तो ये मैं जो यहाँ पर ब्रैकेट में एनक्लोज कर रहा हूं, ये हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, CONH3 H2O Cl, और उसके बाहर लिखा हुआ है Cl2 जो कि क्लोराइड आयन था। ठीक, तो अपने पास क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ सारी लिगेंड्स का चार्ज जोड़ करके देखना है आपके स्फीयर पे कैसा चार्ज बन रहा है, उसको उधर लिखना है, फिर आपके काउंटर आयन ने जो चार्ज बनाया होगा उसको अलग लिखना है, और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करा देना है। या मैं कहूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर चार्ज की काउंटर बैलेंसिंग कर रहा हूं। देखो, चार्ज की काउंटर बैलेंसिंग भी समझो, क्योंकि आपको अभी कहां पे काम आएगी मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन में काम आएगी। ये +2 है। ठीक है, अब मुझे भी पता है कि ओवरऑल देखा जाए, मतलब यहां से यहां तक मेरे को पूरा जो चार्ज है वो 0 रखना है, तो +2 को न्यूट्रल करने के लिए क्या लगेगा, +2 को न्यूट्रल करने के लिए -2 लगेगा। +2 - 2 0 होता है, और अगर +2 - 2 0 होता है तो आपके स्फीयर पे +2 है, तो एक क्लोराइड ने एक -1 बनाया होगा, तो कितने क्लोराइड लगेंगे आपको -2 बनाने के लिए, 2। तो आप वैसे भी समझ सकते हो कि मेरे को कितने क्लोरीन की जरूरत थी यहाँ पर, 2, ताकि -2 बने, और -2 किसको काउंटर कर दे, आपके +2 को। फिर आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 से ही आपको पता चल गया कि इस बार आपका जो स्फीयर है वो एनायनिक बनने वाला है। तो सबसे पहले जब आप नाम लिखोगे तो नाम में आप देखो कि एक मेटल एटम यहां पर लिखा हुआ है पोटेशियम, और एक लिखा हुआ है जिंकेट, लेकिन पोटेशियम यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम नहीं है, पोटेशियम यहाँ पे क्या रहा होगा, ये आपका काउंटर आयन रहा होगा। तो मैं यहाँ पर इसको K लिख करके छोड़ देता हूँ। मेरे को भी नहीं पता अभी ये पोटेशियम कितने हैं, K3 है, K4 है, K5 है, तो मैं K लिख के छोड़ देता हूँ, अभी अपने आप निकल करके आ जाएगा। फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम जिंक है, तो जिंक लिखेंगे। अब आपके पास जो लिगेंड लगी हुई वो कौन सी लगी हुई है, हाइड्रोक्साइडो, मतलब OH, और कितने OH लगे हुए हैं, 4, इसीलिए टेट्रा यूज करा है। और उसके बाद मैं कर दूंगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी को बंद, क्योंकि यहाँ पर एक ही तरीके की लिगेंड थी। अब आगे चले तो अपने पास पहले मेरे को देखना है स्फीयर पे चार्ज कितना बन रहा है। तो स्फीयर पे अगर चार्ज निकालेंगे तो आपको जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है 2, हाइड्रोक्साइड आयन पे आपको भी पता होगा OH नेगेटिव होता है, तो OH पर एक नेगेटिव का चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड आयन को ऐसे तो लिखते हैं OH नेगेटिव, एक नेगेटिव का चार्ज है, तो 2 - 4 कितना हो गया अपने पास, -2। तो आपका स्फीयर कितना चार्ज बनाता हुआ दिख रहा है, आपका स्फीयर बनाता हुआ दिख रहा है -2 का चार्ज। ठीक है, और जो पोटेशियम है, पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, पोटेशियम पे चार्ज होता है +1 का, तो -2 + 1, तो 2 पोटेशियम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। या मैं कह दूं कि आपका जो -2 है, -2 के चार्ज को काउंटर करने के लिए कितने पोटेशियम आयंस लगेंगे, 2 पोटेशियम आयंस लगेंगे, क्योंकि एक पोटेशियम आयन पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है अपने पास, काउंटर आयन है।
तो ये जो k है, इस k के आगे हमें लगाना पड़ेगा 2 और ये हो गया आपके पास इसका आंसर। ठीक है, ये है मेरे पास आंसर। ध्यान रहे कोई भी इसमें -2 और ये +1 को इंक्लूड ना करे, आंसर सिर्फ ये वाला पार्ट है जो कि मैं लास्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर। वो आपको समझाने के लिए मेरे को वहां पर चार्ज लिखना पड़ रहा है ताकि आपको समझ आ जाए कि चार्ज की काउंटर बैलेंसिंग किस तरीके से करनी है। फाइनल आंसर वही है, फाइनल एंटिटी वही है जो मैंने यहाँ पर इसमें रेक्टेंगल में बंद की हुई है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट। इसमें भी शुरुआत में पोटेशियम आ गया, मतलब यह ऑब्वियस सी बात है आपका काउंटर आयन है। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद रहेगी। कौन है आपका सेंट्रल मेटल एटम? यहाँ पर एल्यूमिनियम है, क्योंकि एल्यूमिनेट लिखा है तो एल्यूमिनियम लिख देते हैं। और कौन सी लिगेंड लगी हुई है? ऑक्सिलेटो लिगेंड लगी हुई है। ऑक्सिलेटो लिगेंड मतलब ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन होता है C2O4 और इस पे चार्ज कितना होता है? इस पे चार्ज होता है 2 नेगेटिव का। और कितने लगे थे? ये 3 लगे थे। ऑक्सालिक एसिड का आपको अगर फॉर्मूला याद ना हो तो मैं बता देता हूं, ये होता है हमारे पास ऑक्सालिक एसिड। ठीक है, CO2H CO2H। ये जब 2 हाइड्रोजन लूज करता है तो यहां से बनता है ऑक्सिलेट आयन, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन आयनाइजेबल होती है। तो इसीलिए अपने पास कैसा चार्ज आ गया? यहाँ पर 2 नेगेटिव का चार्ज होता है इन पे। ये H पॉजिटिव लूज करेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पहले मेरे को चार्ज यहाँ पे जो डिसाइड करना है वो कैसे डिसाइड करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दे रखी है, एक ऑक्सीलेट पे -2 का है, तो 3 पे कितने का रहा होगा? -6 का। तो 3 - 6 कितना आ गया यहाँ से? -3। तो आपका जो स्फेयर है, आपका स्फेयर कैसा चार्ज रखता हुआ दिख रहा है? आपका स्फेयर यहाँ पे रखता हुआ दिख रहा है -3 का चार्ज। और अगर स्फेयर पे -3 का चार्ज है तो -3 के चार्ज को कितने पोटेशियम आयंस काउंटर करेंगे? 3। क्यों? क्योंकि एक पोटेशियम पे 1 प्लस है तो 3 पे 3 प्लस होगा। या जो ये 3 है ये पोटेशियम को मिल जाएगा और पोटेशियम का मान यहाँ पर आ जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर कितने पोटेशियम होने चाहिए? टोटल 3। और ये हो गया मेरे पास आपके थर्ड वाले पार्ट का आंसर। तो ये होती है अपने पास फॉर्मुला राइटिंग। इस तरीके से करते हैं हम लोग फॉर्मुला राइटिंग को। अभी कुछ और क्वेश्चंस भी कर रहे हैं आगे, पहले आप लोग ये वाला कर लो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है लिखा हुआ है हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड और सल्फेट। अच्छा, इस बार इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जो काउंटर आयन लगा हुआ है, मेरे को भी पता है कि काउंटर आयन यहाँ पे नेगेटिव वाले हैं इसलिए बाद में लिखे हुए, पर ये 2 तरीके के हैं। तो देखो इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3, इसका मतलब है आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कोबाल्ट है, उसके साथ अमाइन भी लगी है और उसके साथ अमाइन लगी है, और कितने अमाइन लगे यहाँ पे? टोटल 6। तो NH3 लिखेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे और बाहर क्लोराइड के लिए Cl आ जाएगा और सल्फेट के लिए क्या आ जाएगा? SO4। लेकिन अब आपको देखना है कि आपका जो चार्ज है स्फेयर पे वो कितना बन रहा है। अब वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देख करके। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3 दे रखी है, अमोनिया की तो 0 है, तो 3 + 0 कितना हो गया? 3। ठीक है, 3 + 0 कितना हो गया अपने पास? 3। तो आपके स्फेयर ने कितना चार्ज बनाया? आपके स्फेयर ने बनाया इधर +3 का चार्ज। अब आप देखो जो काउंटर आयन है, मेरे को भी पता है काउंटर आयन में क्लोराइड -1 होता है और सल्फेट कितना होता है? -2। तो +3 बन रहा है स्फेयर पे और आपके काउंटर आयन बना रहे हैं -3, तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गया +3 - 3। तो मेरे को ना किसी के आगे 2 लगाना है ना 3 लगाना है, यही आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि इधर भी +3 बन रहा है और इधर कितना बन रहा है? -3। तो वो तो न्यूट्रल हो रहा है, काउंटर कर रहे हैं दोनों चार्ज एक दूसरे को। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन नाइट्राइटो कोबाल्ट 3। अच्छा, अब यहां पर जो लिगेंड आ गई है, यहां पर हमारे पास ये वो वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें कैसी लिगेंड यूज हुई है? पॉलीडेंटेट लिगेंड यूज हुई है। ठीक है, क्योंकि इथेन 1,2 डायमाइन की जो डेंसिटी है वो कितनी होती थी अपने पास? 2। तो देखो यहाँ पे क्लोराइडो बिस, अब आपकी जो लिगेंड है, आपकी लिगेंड कैसी है? आपकी लिगेंड 2 तरीके की है, एक तो क्लोराइडो है और एक इथेन 1,2 डायमाइन है। ध्यान रहे इसका कोई बी नहीं देखेगा, आप ये नहीं कहोगे कि बी पहले आता है तो मैं पहले इथेन 1,2 डायमाइन को लिखूंगा। मेरे को तो इसके नेम से मतलब है, ये तो जो प्रीफिक्स लगा हुआ है ये क्यों लगा हुआ है कि आपके पास इस तरीके की कितनी लिगेंड लगी है। तो बिस नहीं देखेंगे, बिस का बी नहीं देखेंगे, इथेन 1,2 डायमाइन का ई देखेंगे। और एक नाइट्राइटो भी लगी हुई है, तो नाइट्राइटो में तो एन है, तो ये तो सबसे आखिरी में आना चाहिए। तो सबसे पहले क्लोराइडो आएगी और सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट के बाद मेरे को लिखना चाहिए क्लोराइडो। फिर कितने इथेन 1,2 डायमाइन है? 2 के लिए यूज होता है बिस, 3 के लिए यूज होता है ट्रिस और 4 के लिए यूज होता है यहाँ पर टेट्राकिस। ठीक है, तो बिस, ट्रिस एंड टेट्राकिस। फिर अपने पास यहां पर आ जाते हैं नाइट्राइटो पर। तो नाइट्राइटो को तो देखो मेरे को NO2 ही लिख करके छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्राइटो O तो इन्होंने लिखा नहीं है, इन्होंने नाइट्राइटो ही लिखा है। नाइट्राइटो N होता है, मतलब N से लिंकेज, और नाइट्राइटो O का मतलब है O से लिंकेज है। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप NO2 लिख करके इसको छोड़ दो। ठीक है, काउंटर आयन मेरे पे कोई भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम पे उन्होंने खत्म करके छोड़ दिया। तो देख लो, अपने हम लोगों ने आप तक अभी तक सही किया है नहीं, एक ही क्लोराइडो है,
2 इथेन 1,2 डाइमाइन है, 1 नाइट्राइटो है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 3 दे रखी है तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि चार्ज पहले डिसाइड करेंगे कितना है। कोबाल्ट पे 3 चार्ज है, क्लोराइड पे -1 होता है, ये अपने पास न्यूट्रल लिगेंड होती है इथेन 1,2 डाइमाइन, और नाइट्राइटो आयन पे कितना चार्ज होता है -1, तो 3 - 2 आंसर कितना आ गया यहाँ से +1। तो आपका जो स्फीयर है इस बार वो है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये स्फीयर मतलब ये मेरे पास एक कैटायनिक स्फीयर था या एक अपने पास कैटायन था, तो ये हो जाएगा अपने पास इसका फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब ये क्वेश्चन देखो, टेट्रा पायरिडिन प्लैटिनम 2 टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट 2, तो इस बार तो 2 जगह ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है, मतलब मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पर 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स है। ये इनकी हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, फॉर्मूला से नेमिंग कर चुके हैं इससे पहले, तो अब उसका उल्टा कर रहे हैं। चलो पहला स्फीयर देखते हैं। पहला स्फीयर अगर देखेंगे तो पहले स्फीयर में आपका सेंट्रल मेटल एटम प्लैटिनम है, प्लैटिनम के साथ कितने पायरिडिन लगे हुए हैं, टोटल 4 पायरिडिन लगे हैं। तो मैं स्मॉल p और स्मॉल y यूज करूंगा, ठीक है, ध्यान रहे मैं स्मॉल p स्मॉल y यूज कर रहा हूं और 4 पायरिडिन यूज करेंगे, फिर इसको बंद कर देंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ, फिर से प्लैटिनम लगा है और प्लैटिनम के साथ कितने क्लोराइडो लगे हैं, टोटल 4। टेट्रा का मतलब होता है 4 क्लोराइडो लगे हैं। अब हो सकता है यहाँ पे 2 3 रहा हो, 4 5 आना हो, ये भी तो होगा, वो कैसे पता चलेगा, वो तो चार्ज निकाल के पता चलेगा। चलो फटाफट से चार्ज निकालते हैं। प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दे रखी है और पायरिडिन मेरे पास कैसी लिगेंड होती है, एक न्यूट्रल लिगेंड, तो 2 + 0 तो 2 ही आ जाएगा। और प्लैटिनम की जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दे रखी है, एक क्लोराइड पे -1 होता है तो 4 पे हो गया -2, तो इधर बन रहा है 2 और -2, तो बहुत अच्छी बात है, इधर +2 बन गया, इधर -2 बन गया, तो +2 और -2 तो एक दूसरे को पूरा पूरा काउंटर कर देंगे, या मैं कहूं न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो यही अपने पास हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे इन क्वेश्चंस को, जहां पर आपको 2 स्फीयर दे रखे होते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप बस यहाँ पे लॉजिकली आप करेक्ट होने चाहिए, लॉजिक आपने सही लगाए होने चाहिए, आंसर्स आपके ऑटोमेटिकली सही निकलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3 हेक्सासाइनोक्रोमेट 3। यहाँ पर भी अपने पास 2 बार सेंट्रल मेटल एटम लिखे हुए हैं, क्योंकि दोनों के आगे ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हुए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है। इसका मतलब है ये फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे आपके 2 स्फीयर बनेंगे। तो सबसे पहले स्फीयर की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम मेरे पास कोबाल्ट है, तो मैं यहाँ पर कोबाल्ट लिख देता हूँ। फिर कोबाल्ट के साथ आपके पास 2 तो क्लोरीन लिखी हुई है, ठीक है, डाइक्लोराइडो है, और टेट्रामाइन है। तो इसका मतलब पहले कौन आएगा, पहले अपने पास NH3 आएगी, बिकॉज A पहले आता है, C बाद में आता है। कितने NH3 लगे हुए थे, टोटल 4। डाइक्लोराइडो का मतलब है Cl2, पैरेंथेसिस में बंद करेंगे अमोनिया को, बिकॉज कैसी लिगेंड है, पॉलीएटॉमिक लिगेंड है। और अब चलते हैं दूसरे स्फीयर पे। दूसरा स्फीयर जो आपके पास बन रहा है वो है हेक्सासाइनोक्रोमेट 3। यहाँ पे क्रोमियम आ गया, कितने साइनो लगे हैं, साइनो मतलब साइनाइडो, ठीक है, Cn जो आपके पास Cn नेगेटिव होती है उसको साइनाइडो भी लिखा होता है, साइनो भी लिखा होता है। अब इन्होंने साइनाइडो लिखा हुआ है या साइनो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कार्बन के थ्रू लिंकेज है, तो मैं दिखाऊंगा CrCn, और कितने Cn दिखाएंगे हम लोग यहाँ पर, टोटल 6। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में चार्ज निकालेंगे, चार्ज लॉट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 थी, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, क्लोराइड पे -1 होता है, तो 3 - 2 कितना आ गया, +1। अगले पे देखते हैं, अगले पे कितना आ रहा है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 3 दे रखी है, तो 3 - 6 कितना आ गया, -3। तो यहाँ चार्ज -3 का है और यहाँ चार्ज +1 का है। अब आपको भी पता है 1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। या मैं कहूं इसके -3 को काउंटर करने के लिए यहाँ पर कितने पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होने चाहिए, एक पॉजिटिव का चार्ज है आपके एक स्फीयर पे, तो 3 होने चाहिए थे। या आप कह दो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 3 इधर चला जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, तो इसके पास इस बार लगेगा सब स्क्रिप्ट में अपने पास 3। तो ये हो गया मेरे पास इसका फाइनल आंसर, ठीक है, जो मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट में इनक्लोज कर रहा हूं। ये हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। यहाँ पर पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोजिल कोबाल्टेट 2। अपने पास एक तो पोटेशियम आ गया, पोटेशियम क्या है, तो काउंटर आयन, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि शुरुआत में पोटेशियम कभी होगा नहीं। फिर पेंटासाइनो है, साइनो लिगेंड लगी हुई है, नाइट्रोजिल लगी हुई है, नाइट्रोजिल मतलब NO, ठीक है, कितने लगे हुए हैं यहाँ पे, टोटल ये 5 लगे हैं, और कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल एटम है, तो कोबाल्ट लिखेंगे। उसके बाद कितने साइनाइड दिखाएंगे, टोटल 5 साइनाइड दिखाएंगे। फिर नाइट्रोजिल मतलब NO हो गई, ब्रैकेट में बंद करेंगे इसको, पैरेंथेसिस में बंद करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को स्क्वायर ब्रैकेट में। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दे रखी है अपने को, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दे रखी है यहाँ पे 2, तो 2 साइनाइड पे चार्ज होता है -1, तो 2 - 5। नाइट्रोजिल जो होती है आपके पास, जो NO लिगेंड है, ये NO लिगेंड कैसी होती है, NO लिगेंड मेरे पास एक न्यूट्रल लिगेंड होती है, -0 = 0, तो 2 - 5 आंसर कितना आ गया यहाँ से, -3। 2 - 5 यहां से आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, ये -3।
ठीक है, तो -3 के चार्ज, आपका जो स्फीयर है उसके -3 को चार्ज को काउंटर कौन करेगा, +3 का चार्ज करेगा, या मैं कह दूं 3 इधर आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा, क्योंकि एक पोटेशियम पे +1 होता है तो 3 पोटेशियम पे +3 बनेगा, तो +3 करेंगे -3 को काउंटर। या दूसरा तरीका होता है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, जैसा आपको सही लगे। तो भाई अपने पास होना चाहिए फिर K3COCN5NO। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला आ जाते हैं पेंटामाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो एक लिगेंड तो अमाइन है, एक लिगेंड कार्बोनेटो है, और क्लोराइड जो कि बाद में लिखा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम के बाद, मतलब वो अपने पास क्या था, काउंटर आयन था। देखो यहां पर इस क्वेश्चन को अगर ध्यान देंगे तो अपने पास सेंट्रल मेटल एटम किसको बनाना है, मेरे को वो बनाना है कोबाल्ट को। तो आप कोबाल्ट को बना दो सेंट्रल मेटल एटम। फिर कितने अमोनिया लगे हैं इससे, टोटल 5, तो NH3 हो जाएगा। और कार्बोनेटो मतलब CO3, कार्बोनेट आयन होता है, CO3 2 नेगेटिव आयन होता है, तो CO3 लिखेंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पे Cl लगाएंगे जो कि काउंटर आयन था। इसके बाद चार्ज निकालते थे, चार्ज निकालेंगे तो कोबाल्ट पे है +3 का, अमोनिया न्यूट्रल होती है, कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है -2, 3 - 2 कितना आ गया यहाँ पर +1। तो आपका स्फीयर +1 का चार्ज रखता है, और क्लोराइड पे मुझे भी पता है कि क्लोराइड पे चार्ज कितना होता है -1, तो कोई जरूरत नहीं है चार्ज के साथ छेड़छाड़ करने की। जो आपने ये निकाला है यही आपका हो जाएगा यहाँ पर फाइनल फॉर्मूला, ये हो जाएगा मेरे पास इसका फाइनल आंसर। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इसमें लिखा है मरकरी टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो कोबाल्टेट 2। मरकरी पहले आ गया, इसका मतलब ये तो ऑब्वियसली बात है काउंटर आयन था। आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन कौन सी लिगेंड है, आइसोथायोसाइनेटो है, और कितने लगे हैं टोटल 4। देखो दो चीजें होती है यहाँ पर, एक होती है आपके पास HCN और एक ही होती है मेरे पास NCF। ठीक है, अगर HCN लिखा है मतलब सिर्फ थायोसाइनेटो है, तो इसमें लिंकेज किसके थ्रू होती है, सल्फर के थ्रू। और अगर आपके पास नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आइसो ग्रुप। ठीक है, आइसो ग्रुप का मतलब है कि वहां पर नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज रही होगी। अब नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज है यहाँ पर, क्योंकि वो खुद ही लिख के दे रहे हैं आइसोथायोसाइनेटो, तो मेरे को इसको NCS करके लिखना पड़ेगा। सेंट्रल मेटल एटम कौन है आपका, कोबाल्ट। तो कितने NCS लगेंगे, टोटल 4 NCS लगेंगे, एंटिटी को करेंगे क्लोज। ध्यान रहे HCN, ये जो HCN लिखी हुई है ये आपका थायोसाइनेटो है। क्या है मेरे पास, ये आपका थायोसाइनेटो है, और ये कौन सा हो गया, ये आइसो वाला हो गया, ये आइसोथायोसाइनेटो है, NCS जो लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर चार्ज डिसाइड करते हैं, चार्ज आएगा या नहीं आएगा फटाफट से देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे निकालते हैं कि जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर उस पे चार्ज कितना आएगा। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 2 दे रखी है, NCS की कितनी दे रखी है, अब चार्ज कितना होता है इस पे -1, तो 2 - 4 आ गया -2, तो अपने पास जो स्फीयर है उस पे चार्ज कितना बन रहा है, -2। अब आती है जरूरी चीज, वो है मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि होती है +2। तो आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि +2 और -2 एक दूसरे को काउंटर कर लेंगे, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। फिर अगला चलते हैं 11th वाले पे, जो क्वेश्चन हमारे पास सोडियम टेट्रा फ्लोराइडो ऑक्सोक्रोमेट 4। शुरुआत सोडियम से हुई है तो Na बना करके छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम कौन है मेरे पास, क्रोमियम है। अच्छा, फ्लोराइड का F और ऑक्सो का O, तो O बाद में आता है, पहले आता है। कितने फ्लोराइड हुए हैं, 4, तो ये CrF4। ऑक्सो मतलब ऑक्साइड आयन होता है, ऑक्साइड को ऑक्सो लिखते हैं जो O होता है। ठीक है, एक ही लगा हुआ है तो CrF4O, इसको करेंगे बंद। फटाफट से देखते हैं आपके स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज बनता है। क्रोमेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्रोमियम तो 4, फ्लोराइड पे कितना चार्ज होता है, -1, 4 फ्लोरीन है तो -4, और ऑक्सीजन का जो आयन होता है ऑक्साइड आयन, वो कितना होता है अपने पास, O2 नेगेटिव होता है। तो 4 - 4 और -2 कितनी आएगी वैल्यू, देखो -2 की आएगी, तो आपका स्फीयर कितना चार्ज बना रहा है, -2। अब एक सोडियम पे होता है +1, एक सोडियम पे +1 होता है, तो कितने सोडियम लगेंगे इसको काउंटर करने के लिए, 2 सोडियम लगेंगे, या मैं कहूं क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास Na2CrF4O। एक ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज हम लोगों का इस वीडियो में, डोडेका कार्बोनिल ट्राई मैंगनीज 0। अच्छा, डोडेका का मतलब क्या होता है, डेका मींस होता है 10, और डोडेका मतलब 2 + 10, ये होता था 12 के लिए। कितने कार्बोनिल लगे हैं, टोटल 12। फिर है ट्राई मैंगनीज 0। ठीक है, अब ये जो आपके पास डोडेका और कार्बोनिल है उसके साथ ये ट्राई मैंगनीज का, देखो कहने का मतलब क्या है, ट्राई मैंगनीज क्या है। ट्राई आपको बता रहा है कि जो मेरे पास मैंगनीज मैं लिखूंगा, इसके अंदर जो अपना मैंगनीज सेंट्रल एटम बनेगा वो कितने लगे हैं, टोटल 3। तो ये बन जाएगा Mn3। कार्बोनिल कौन सी लिगेंड हो गई आपके पास, CO लिगेंड हो गई कार्बोनिल। कितने कार्बोनिल है टोटल, 12। चार्ज पहले निकालेंगे, यहाँ पे चार्ज कितना निकल करके आता है। देखो जो कार्बोनिल होती है, अब कार्बोनिल की अगर मैं बात करूं तो कार्बोनिल जो लिगेंड है आपकी, कार्बोनिल लिगेंड कैसी होती है अपने पास, एक ये न्यूट्रल लिगेंड होती है। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इन्होंने यहाँ पर 0 दे दी,
तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ओवरऑल मॉलिक्यूल पर या इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं बनेगा, क्योंकि ये 0 दे रखा है, 0 × 3 0, और वैसे 0 × 12 0। तो ये हो जाएगा आपके पास इसका फाइनल आंसर। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, जितना भी आज हम लोगों ने पढ़ा इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। बाकी अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है वो जाकर के पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहां पर आपको आपका सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, इंक्लूडिंग नोट्स, पीवाईक्यूज एंड वर्कशीट्स, जहां पर आप और ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी बोर्ड्स प्रिपरेशन या कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन को एक बूस्ट दे सकते हैं। चलिए जल्दी मिलेंगे हमारी एक नई वीडियो में।